Namaskar, welcome to public administration classes. So far we are studying organization chapter in public administration. So as a part of organization chapter, there is one good terminology that is known as delegation of authority. Delegation of power, delegation of authority is synonymously used, interchangeably used. So we'll understand what is the delegation of authority. In last classes we have seen authority. Authority is formal. Authority comes from top to bottom. Authority is attached to some post. Authority comes by three ways: by law, by tradition, and by delegation. So here we are understanding delegation of authority. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में जब हम पढ़ें तो सबसे पहले इसको समझ लेना चाहिए कि ये होता क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, हम अपने से सबऑर्डिनेट को अपना काम करने के लिए अलाउ करते हैं। मतलब अपना जो मेरा पावर है वो पावर मैं अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा हूँ। ऑफिशियल पावर, जो मेरा ऑफिशियल पावर है मैं वो अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा हूँ। किस लिए? बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So allowing someone to act on your behalf to perform tasks that are available to you. मेरे पास बहुत से पावर होंगे, मेरे पास बहुत से अथॉरिटी होंगी, उनमें से कुछ अथॉरिटी जो डेलीगेशन के नेचर में होगी, जिसको लगता है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता हूँ, वैसे चीज़ों को हम डेलीगेट करते हैं। अपने पावर को, अपने अथॉरिटी के कुछ पार्ट को हम अपने से सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं। एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं आरओ में, वो चाहें तो अपना डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, जितना उनका अथॉरिटी है, जितना उनका पावर है, उतना तक का वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं। जो डीडीआईसी, जेडीआईसी, जो डायरेक्टर जो बैठे हैं एसआरओ में, तो जिनके पास डेलीगेशन वही कर सकता है जिसका ओरिजिनल पावर है। अगर ओरिजिनल पावर ए के पास है, उन्होंने डेलीगेट कर दिया बी को, नाउ बी कैन नॉट डेलीगेट टू सी, क्योंकि बी का ये अपना पावर नहीं है। अगर बी का अपना कोई पावर है तो वो सी को डेलीगेट कर देगा, लेकिन अगर पावर वो ए से आया है डेलीगेट होकर के बी के पास, तो बी कैन नॉट डेलीगेट दैट पावर. Delegator should be empowered to delegate to anyone he needs to, subject to certain organizational control. जो भी डेलीगेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के अनुसार ही होता है। So delegation is the process which enables a person to assign a work to other and delegate them with adequate authority to do it. जब डेलीगेशन होगा तो अथॉरिटी का डेलीगेशन होगा, पावर का डेलीगेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन होगा, अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन होगा, क्योंकि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है, और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होगी। डेफिनेशन की बात आती है तो एक टेरी महोदय है, उनका कहना है कि डेलीगेशन मीन्स कन्फरिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू अनदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क। किसी खास काम को करने के लिए पावर को डेलीगेट किया जाता है। मूरे साहब का कहना है कि डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी: it enables a manager to function independently within the broad limits of authority specified by the superior. सुपीरियर ने जो भी डेलीगेट कर दिया है पावर, उसके अंतर्गत जो डेलीगेटी है उसका जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाता है, और उससे वो अपना जो भी फंक्शन है उसको और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। The superior does not delegate total authority but retains a part of that for himself or herself. जो डेलीगेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो हो गया उस पावर में, उन्होंने सिर्फ डेलीगेट किया है पार्ट अथॉरिटी, रेसिजुअल पावर हमेशा उनके पास ही है। मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट व्हाट ही और शी डज नॉट पोसेस। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरा नहीं है, वो मैं किसी और को नहीं दे सकता हूं। डेलीगेशन का जो मूल मंत्र यही है कि जो मेरे पास है उसी को अगर रूल परमिट करता है तो मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूं। जो मेरे पास है ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, वो मैं डेलीगेट नहीं कर सकता हूं।
डेलीगेशन डजंट मीन गिविंग अवे अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना पावर ही छोड़ दिया। It is of course a revocable act. The manager delegating the authority retains the right to recall. जो भी डेलीगेशन है और जो डेलीगेट कर रही है अथॉरिटी, वो जब चाहे अपने डेलीगेशन को रिवोक कर सकती है। The superior who delegates the authority cannot escape from the responsibility for the activities of subordinate whom another has been delegated. That means delegation of power does not escape that superior from the responsibility. आपने डेलीगेट कर दिया अपने पावर को अपने सबऑर्डिनेट को, आपने अपने सहूलियत के लिए किया है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो सबऑर्डिनेट तो आएगा ही रास्ते में, आप भी वहां से बहुत दूर हट नहीं सकते हैं। प्रोसेस है इसका, डेलीगेशन का एक प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेजेज हैं। 4 स्टेजेज में क्या है? फर्स्ट स्टेज जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट। एक ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर में वो लिखेंगे कि मैं अपना सो ड्यूटी जो है सो को डेलीगेट करता हूं। डेलीगेशन किसी अपॉइंटमेंट को भी हो सकता है और डेलीगेशन किसी पार्टिकुलर पर्सन को भी हो सकता है। तो जब वो डेलीगेशन का लेटर चला जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, जो पावर उनके पास है वो पावर ट्रांसफर करना है। फाइल कुछ होगी ट्रांसफर करना है, कुछ वर्क होंगे ट्रांसफर करना है, कुछ स्टाफ की वहां पर शायद जरूरत पड़ सकती है, कुछ रूल रेगुलेशन मैनुअल के बुक की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है उसको। स्टेज 3 में क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पहुंच जाती है तो डेलीगेटी जो होते हैं वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हमने डेलीगेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट कर लिया और मैं इस पावर को यूज करूंगा। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाती है। तो इसलिए 4 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज में असाइनमेंट होता है, सेकंड स्टेज में ट्रांसफर होता है, थर्ड स्टेज में एक्सेप्टेंस होता है और फोर्थ स्टेज में अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन बता रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, 2 तरीका का होता है। फॉर्मल डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी रेफर्स टू इंश्योरिंग रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी ऑफ एन ऑफिशियल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल में क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस रिटेन फॉर्म में अपना पावर दूसरों को दिया जाएगा, वो डेलीगेशन हो गया। और इनफॉर्मल में क्या होता है, कई बार वर्बली कह देते हैं, यार मैं थोड़ा सा उधर मैं लंच में जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा काम देख लेना, मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरा काम देख लेना। ये वर्बल है, और वर्बल जो है ये इनफॉर्मल है। उसके पास कोई अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो पहला रीजन है कि जो सबऑर्डिनेट है वो बड़े पावर को लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? लव ऑफ स्पून फीडिंग। उनको आदत पड़ गई है कि बड़े साहब जैसा बोलते हैं वैसे ये करते हैं, डिसीजन लेंगे नहीं, डिसीजन बड़े साहब लेंगे, हम तो सिर्फ फॉलो करेंगे। तो उनको आदत पड़ गई है स्पून फीडिंग की, उस आदत के चलते वो लेना नहीं चाहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को। उसके बाद इजियर टू आस्क, जब भी कुछ जरूरत पड़ती है अपने सुपीरियर से जाकर के पूछना शुरू कर दें, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें। जब डेलीगेशन हो जाएगा तो आपका पूछने वाला काम बंद हो जाएगा, यू हैव टू टेक डिसीजन। सो इससे भी लोग घबराते हैं, इसलिए डेलीगेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं करते। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कुछ भूल ना हो जाए, कहीं दोषारोपण ना हो जाए, इसके डर से भी लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद से क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस। कई बार ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन होते हैं हायर लेवल पे होते हैं, वो लोअर लेवल तक आ नहीं पाते हैं, और डेलीगेटी के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आने से राइट डिसीजन लेने में मुश्किलें होती हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिनको स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, जो बार बार जाकर के साहब से पूछ करके काम करते हैं, जो क्रिटिसिज्म से डरते हैं, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में प्रॉब्लम तो आएगा। और भी मेरे पास बहुत से काम है, मैं इतना काम कहां से कर पाऊंगा, इतना काम नहीं कर पाता हूं, ये दुनिया भर के बहानाबाजी जो होती है वो चलती रहती है।
इनएडुकेट इंसेंटिव्स, कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ा काम कर रहा हूं तो मुझे उसके मुताबिक इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर मैं 2 ब्रांचेस देख रहा हूं तो मुझे 2 ब्रांच का फायदा मिलना चाहिए, कुछ मुझे पेट्रोल अलाउंसेस मिलने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ मिलना चाहिए। हमारे जो अपार लिखा जाता है, अपार में कुछ मेंशन करना चाहिए। और बाद में जो है वो फियर ऑफ फेलर है, कहीं हमसे भारी भूल ना हो जाए, इसलिए भी लोग हेजिटेट करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट करने की। अब डेलीगेशन ऑफ पावर के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या होता है, एक अथॉरिटी है, उनके पास बहुत से पावर दिए हुए हैं, उनके पास इतनी पावर है और इतनी उनके पास अथॉरिटी है कि उनका काम बहुत बढ़ जाता है और उतना वो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना पावर क्या करते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देते हैं। और जब सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो क्वालिटी और इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फैसिलिटेट्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू एंड पोटेंशियल लीडर्स। कई बार जिनको डेलीगेट किया जाता है वो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो करेजियस होते हैं और वो मौके का इंतजार करते रहते हैं कि कोई मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिले और मैं उसको बढ़िया से निभा सकूं। तो इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब होता है तो उस समय उनको एक अच्छा मौका मिलता है एंड दे प्रूव्ड टू बी पोटेंशियल लीडर। मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर स्किलफुल, अगर क्वालिफाइड पर्सन है और उसको अगर डेलीगेट हो रहा है पावर, तो उसको वो मेंटली फील करेगा कि भले मेरा प्रमोशन हुआ चाहे ना हुआ, मैं उस काम को तो कर रहा हूं, तो इसलिए वो मोटिवेट हो जाता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसकी बढ़ जाती है। अगला प्रमोशन जो होगा शायद उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। एस्टैब्लिशेस मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की में भी उनका पोजीशन अच्छा हो जाता है, जिसका वो पावर यूज कर रहे हैं करीब करीब उस हायरार्की के आसपास में वो आने लगते हैं। एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन होने के बाद से जो पावर डेलीगेट हुआ है उसके अनुसार वो कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए ही तो हो रहा है। जितने बिजनेस एंटिटी हैं ये दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड और उनको प्रॉफिट किस तरीके से ज्यादा हो ये सोचना है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वेलफेयर ओरिएंटेड, किस तरीके से लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो ये हमें सोचना है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो ये रहा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प यू। if you have done revision, derivative you can solve the derivative questions also। कई बार हम सीधे सवाल नहीं आते हैं और कई बार हम सीधी चीजों को बताते हैं, उससे मैच भी नहीं करता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझे हैं, तो उससे डेरिवेटिव क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, उन पर भी अगर आप तुक्का लगाएंगे तो करीब करीब सही हो जाएगा। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।